Hello everybody, this is Abhinesh Sharma here and welcome to the Crown Success। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। आज 2 तारीख का और आज का दोनों के मैंने टॉपिक कवर किए हैं, दोनों दिन का करंट मैंने आज कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी शानदार बात विवेकानंद जी द्वारा कही गई है कि हर काम को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो अवस्थाएं? एक तो उपहास मतलब मजाक बनती है, और विरोध, और स्वीकृति। कहने का मतलब है जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले तो उस काम का उपहास होता है। ठीक है, पहले उसकी मजाक बनती है। फिर जब भी मजाक बनने के बाद भी जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगातार चलते चले जा रहे हैं अपने टारगेट की ओर, तो फिर उसका जो है विरोध होने लगता है कि भाई इसे रोको, कैसे ना कैसे करके इसे रोकना ही पड़ेगा, वरना ये मतलब इस तरह की एक्टिविटी होने लगती है समाज में। लेकिन फिर भी आप नहीं रुकते हो, आप मतलब लोगों को पता चल जाता है, दुनिया को पता चल जाता है कि भाई ये नहीं रुकने वाला है, ये अपने टारगेट पे ही जाएगा। इस तरह की जब आप ठान लेते हो, तो फिर उसको लोग स्वीकृति देते हैं कि हाँ भाई उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। उनके पास एक ही लास्ट में जो चारा बचता है वो यही बचता है कि उसे जो है स्वीकृति मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप अगर कोई टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, तो बिना किसी के मतलब बिना किसी आलोचनाओं पर ध्यान देते हुए, देखिए आलोचनाएं तो मिलेंगी, है ना, तो उन पे ध्यान ना देके आपको सिर्फ अपना दिन प्रतिदिन डेली आपको अपना वर्क करना है, टारगेट पे फोकस रखना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो जीएस पेपर 2 के लिहाज से हम H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन के बारे में देखेंगे, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो है एक अधिनियम है, ये माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चीन तथा मध्य पूर्वीय 17+1 तंत्र क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो जीएस पेपर 3 होता है इकोनॉमिक्स का, और ये इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और ये सब का जो साइंस टेक का जो क्वेश्चन होता है पेपर, इससे रिलेटेड जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आईपीओ ग्रे मार्केट देखेंगे कि आज आईपीओ ग्रे मार्केट होता क्या है। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पढ़ेंगे हम। और जो ये छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ये टॉपिक, इनके बारे में हम देखेंगे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ए के मिश्रा। ठीक है, और जो ये सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन चाइना से कुछ रिलेटेड है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन। ठीक है, ये अपना टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, हाल ही में क्या हुआ है, देखिए चीन में ना H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मनुष्य भी संक्रमित हो गया। ये एक तरह का वायरस है, एक तरह की बीमारी है, जिससे हाल ही में क्या हुआ है, चाइना में भी एक मनुष्य के संक्रमित होने का मतलब मनुष्य भी इससे बीमार होने का एक विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पहला मामला दर्ज किया गया चाइना में। देखिए ये हो क्या रहा है, मतलब पहले कोविड आ गया, चाइना से आ गया। फिर अभी बीच में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि हंता वायरस आ गया है, मतलब ये भी चाइना से आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये साइक्लोन यास आ गया, साइक्लोन तोकते आ गया। अब ये H10N3 भी भैया परेशान करने लगा। ये पता नहीं क्या चल रहा है, क्या क्या चीज है, पता नहीं कैसा साल आ गया है, क्या क्या दुनिया को हो गया, कैसी स्थिति आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन चलिए हमारा काम पढ़ने का है, हम पढ़ेंगे उसे, हम अपना टारगेट नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा टारगेट है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, H10N3 के बारे में। क्या है ये बर्ड फ्लू? देखिए एक प्रकार का ये ना बर्ड फ्लू है, ये पक्षियों में होने वाला वायरस है, ये फ्लू है, ये एवियन फ्लू है ये। ठीक है, पक्षियों में होता है। जो दुनिया भर के जंगली जो जलीय पक्षी होते हैं, जल में रहने वाले जो पक्षी होती हैं, उनमें बीमारियां जो है आमतौर पर मिलती हैं। ठीक है, देखने को मिलती हैं। जो जल में रहने वाले पक्षी हैं ना, उनमें बीमारियां आमतौर पर देखने को मिल जाती हैं। और जो घरेलू प्रजातियां होती हैं, जो हम घर में पालते हैं जीव जंतु, ठीक है, उनमें भी ये संक्रमित मतलब उनमें भी ये बीमारियां फैल सकती हैं, ऐसा कुछ है इसके बारे में। ठीक है, और जो इसके प्रकार होते हैं H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन के जो प्रकार होते हैं, स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं इसमें? देखिए चीन में क्या होता है, जानवरों में बर्ड फ्लू के कई स्ट्रेन पाए गए हैं। चाइना में जानवरों में बर्ड फ्लू के बहुत सारे स्ट्रेन पाए गए, मतलब बहुत सारे प्रकार उसमें पाए गए हैं। लेकिन मनुष्यों में बड़े पैमाने पर अभी इसका कोई प्रकोप नहीं मिला है, एक ही मामला भी दर्ज किया गया है। ठीक है, चीन में क्या हो रहा है, जो ये फ्लू है इसके कारण क्या हो रहा है, आखिरी मानव महामारी वर्ष 2016-17 के दौरान H7N9
सॉरी H7N9 वायरस से फैली थी। ठीक है, लास्ट जो इससे बीमारी फैली थी वो H7N9 वायरस था। 2016-17 के दौरान जो है आखिरी मानव महामारी जो बर्ड फ्लू के कारण फैली थी चाइना में, वो ये थी। अब ये H5N8 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, इसे बर्ड फ्लू वायरस के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक वो है, ये चेला है, उप प्रकार है। ठीक है, और ये जो H5N8 है ये मनुष्यों के लिए कम खतरनाक है। H5N8 जो एक उप प्रकार है ये मनुष्यों के लिए कम खतरनाक है, लेकिन जो जंगली पक्षी हैं और घरेलू पक्षी हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा घातक है। अप्रैल में क्या हुआ था, अप्रैल में जो पूर्वोत्तर चीन है ना, चाइना का ईस्ट वाला पार्ट जो है, उसके शेनयांग शहर में जंगली पक्षियों में अत्यधिक रोगजनक H5N6 एवियन फ्लू संक्रमण जो है पाया गया था। ठीक है, H5N6 एवियन फ्लू संक्रमण ये पाया गया था। अब इस एवियन फ्लू संक्रमण का जो है प्रसार और संचरण देख लेते हैं, क्या है ये, किस तरह होता है, क्या चीज है ये। देखिए, एवियन फ्लू का जो वायरस है ना, ये जो संक्रमित पक्षी होते हैं, मतलब जो जिनको बीमारी है, जिनको वायरस ये फैला हुआ है, उनकी लार से, सैलिवा और बलगम और मल से फैलता है, पूप से फैलता है। ठीक है, और जो ये वायरस होता है जब पर्याप्त मात्रा में मनुष्य की, मानव की आंखों में चला जाए, नाक में चला जाए या उसके मुंह में चला जाए, तो इन संक्रमित पदार्थों के श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब जो भी ये प्रक्रिया काम करती है, मतलब आंखें, नाक, मुंह, जो भी श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं, नाक से जो आप सांस ले रहे हो, कानों से सुन रहे हो, है ना, आंखों से आप देख रहे हो, तो इन सब का कनेक्शन तो एक ही जगह से जाके है। तो इनके माध्यम से ये मनुष्य के जो है अंदर पहुंच जाती हैं और फिर बीमार करने में ये पूरी पूरी मदद करती हैं, मतलब कि आदमी को बीमार कर देंगे। इस तरह की बात इसमें है। एवियन फ्लू इस प्रकार से इसका प्रसार होता है, संचरण होता है, मतलब फैलता है। देखिए, ये जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है हेमागलगुटिनिन, क्या ये हेमाग्लुटिनिन, ये पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, और दूसरा जो होता है वो न्यूरोमिनिडेस मिनिडेस होता है। ये इस तरह से इसके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है, जिस वायरस में HA7 प्रोटीन और NA9 प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिस वायरस में HA7 प्रोटीन और NA9 प्रोटीन पाया जाता है उसे H7N9 सबटाइप का उप प्रकार कहा जाता है, मतलब। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था ना अभी H7N9 वायरस, तो जिस वायरस में HA7 प्रोटीन और NA9 प्रोटीन पाया जाता है उसे हम H7N9 कहते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें ये लिखी है कि मनुष्यों में H10N3 के प्रसार को फैलने से रोकने संबंधी उपाय बताइए। ठीक है, व्यक्तियों के लिए बीमार या मृत घरेलू पक्षियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। जो मनुष्य है ना, उन्हें पक्षियों के संपर्क में आने से बचना होगा, तभी जो है ये वाला जो बर्ड फ्लू स्ट्रेन है H10N3, इससे बच सकते हैं। ठीक है, जो घर में जो जीवित पक्षी हैं उनसे भी बचना चाहिए, उनसे ज्यादा संपर्क में नहीं आना चाहिए, ज्यादा टच नहीं होना चाहिए, इस तरह से हम बच सकते हैं। ठीक है, और जो स्वच्छता है, आजकल जैसे कोविड का भी दौर चल रहा है, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, आत्म सुरक्षा जरूरी है। इस तरह की बात इसमें लिखी है। तो अभी ये जो है वायरस चर्चा में था इसलिए हमने डिस्कस किया है ये। आज अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के बारे में देखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा ये है क्या और ये चर्चा में क्यों है। पहले ये देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए, क्या हुआ हाल ही में, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मतलब अपने आप से मुद्दा उठा लिया। मुद्दा उठाने के बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, चीजों का एनालिसिस किया, तो उन्होंने पाया कि जो महामारी हुई है अभी, उसके कारण क्या हुआ है, अपने निकटस्थ जो आसपास के लोग हैं उनको खोने वाले और सदमा झेलने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के आसपास जो है बहुत से लोग जो है खोए हैं या फिर कोविड में निकल लिए हैं, इस तरह का कुछ हुआ है, तो उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा एक मेंटली प्रेशर हुआ है ना। अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया भी था कि बच्चों के लिए, इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है कुछ, वो आप कमेंट में बताइए वो क्या था उस स्कीम का नाम। गवर्नमेंट ने उन्हें सदमे से बाहर निकालने के लिए, आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए उस स्कीम का नाम क्या था, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो सदमा झेलने वाले जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के तरीकों की जांच की जा रही है। ठीक है, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ली है। इस मामले में क्या हुआ, 28 मई को अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जो महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चे हैं
महामारी की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो गई है या फिर कोई ऐसी परेशानियां हो गई हैं कि कोविड की वजह से वो बेचारे बच्चे अकेले हो गए हैं, तो उनके उपाय करने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को। ठीक है, ये जो एनसीपीसीआर है, ये राज्यों को तत्काल तुरंत देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित करते हुए, बिल्कुल मतलब उन्हें संज्ञान में लेते हुए, तुरंत चिन्हित करते हुए संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भी कहा गया था। ठीक है, अब ये जो बाल स्वराज नाम का एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है, इस पर जो है एक जानकारी जुटाई गई, उसके आधार पर एनसीपीसीआर ने प्रस्तुतियां दी हैं। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना, ये इसने जो है बाल स्वराज नाम के एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल पर एक जानकारी जुटाई और उसके आधार पर इन्होंने कुछ प्रस्तुतियां दी हैं। इन्होंने कहा है कि देश में लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल सुरक्षा की आवश्यकता है। मतलब देश में 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तुरंत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, इनमें मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान 0 से 17 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे शामिल हैं। ठीक है, इन बच्चों के लिए जो है जो तस्करी होती है, देह व्यापार में धकेले जाने का काफी खतरा अधिक है। मतलब जो उल्टे सीधे काम होते हैं, तस्करी होती है इनका, मतलब एक तरह से स्मगलिंग, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग होती है ना, ऐसे बच्चों की भी स्मगलिंग होती है। तो इस तरह का कुछ है कि इनसे बचाने के लिए ये स्वतः संज्ञान में मामला आया है और एनसीपीसीआर ने रिपोर्ट में ये बातें बताई है अपनी। ठीक है, थोड़ा एनसीपीसीआर के बारे में देख लेते हैं हम, क्या है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो इसकी स्थापना है वो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई। यानी कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 2007 में एनसीपीसीआर की स्थापना की गई। ये जो मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके प्रशासनिक नियंत्रण में ये कार्य करता है। और जो इसके आयोग के कार्य हैं, वो कार्य क्या हैं? देखिए, देश में बनाई गई समस्त विधियां, सारी विधियां मतलब कानून, नीतियां, रूल्स, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित बाल अधिकारों के संदेश के अनुरूप को सुनिश्चित करना है। मतलब बच्चों के अधिकार से रिलेटेड सारा कुछ कार्य जो है इस आयोग के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं हम इस आयोग का गठन किस तरह होता है। देखिए, इस आयोग में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 6 टोटल सदस्य होते हैं। मतलब एक अध्यक्ष हो गया और 6 सदस्य हो गए। अब वो 6 सदस्य और अध्यक्ष किस प्रकार से होंगे, थोड़ा इसमें से देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा कि जो 6 सदस्य होने हैं उसमें कम से कम 2 तो लेडीज होनी है। ठीक है, 2 लेडीज उसमें कंपलसरी है कि 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। और सभी सदस्यों की जो नियुक्ति है, जो जितने भी 6 सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मतलब भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और जो इनका कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 3 वर्ष का होता है, 3 साल का होता है। ठीक है, और जो आयोग के अध्यक्ष की जो मैक्सिमम एज 65 साल तथा जो इसके मेंबर हैं उनकी मैक्सिमम एज 60 वर्ष इसमें निर्धारित की गई है कि 65 साल से ऊपर वाले नहीं बनेंगे आयोग के अध्यक्ष और 60 साल से ऊपर वाले जो हैं मेंबर नहीं बनेंगे। ये बात इसमें कही गई है। थोड़ा इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में एनसीपीसीआर की शक्तियों के बारे में हमें बताया गया है। देखिए, कानून के उल्लंघन के मतलब कानून तोड़ने के संबंध में शिकायतों की जांच जो है, शिकायतों का रिव्यू एनसीपीसीआर कर सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को पूछताछ करने हेतु बुलाना तथा उससे साक्ष्यों मतलब जो उसके सबूत हैं उनकी मांग कर सकता है, न्यायिक जांच का आदेश दे सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। रिट क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं डिस्कस करूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा रिट के बारे में कि ये रिट क्या होती है, कौन कौन सी रिट होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अपराधी जो होता है उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से सीधे संपर्क कर सकता है और जो इससे प्रभावित लोग हैं उन्हें जो है राहत देने की सिफारिश ये आयोग कर सकता है। इस तरह की बात इसमें कही गई है। ठीक है, इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो देखेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। क्या है ये अधिनियम, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
देखिए क्या हुआ है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक जो ओल्ड सिटीजन है, ठीक है, उनका भरण पोषण कल्याण अधिनियम के इसके जो प्रावधान है, इस अधिनियम के जो प्रावधान है उनके अनुसार वृद्धाश्रम स्थापित करने संबंधी अपने वैधानिक दायित्व का पालन करने में राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से फेल रही है। ये बात कर्नाटक हाईकोर्ट ने कही है कि जो राज्य सरकार है उन्हें जो वृद्धाश्रम स्थापित करने चाहिए थे माता पिता या वृद्ध जनों की देखभाल करने के लिए, उसमें जो है राज्य सरकार पूरी तरह से फेल रही है। ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हम अब अपना डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट पर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। टिप्पणी क्या की, अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकारें जो है वृद्धाश्रम की स्थापना और उसका अनुरक्षण करेंगे, उसकी रखरखाव करेंगे, ठीक है। राज्य सरकारें वृद्धाश्रम की स्थापना और रखरखाव करेंगी। इसके लिए अंग्रेजी के जो मे शब्द है ना, मे, उसका प्रयोग किया गया है। अदालत ने कहा है कि जो अलग अलग तरह के कारक हैं, मतलब जो भी उनके लिए वो मानदंड निर्धारित किए गए होंगे, उनके आधार पर कानून की व्याख्या करते समय करेंगी, अर्थात में शब्द की व्याख्या करना होगा, अर्थात शैल भी की जा सकती है तथा इसके विपरीत भी की जा सकती है। मतलब जब भी जो भी वृद्धाश्रम स्थापित करेंगे उसमें में शब्द की व्याख्या करना होगा, इस तरह की बात इसमें कही गई है। देखिए वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों है, वृद्धाश्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जीवन की कठोर वास्तविकता हो रही है। आपको जैसे जानते हैं आजकल समाज में कैसी कैसी बुराइयां विद्यमान है, जो भी स्थितियां हैं वो आप लोग अच्छे से देखते हैं। तो जीवन की जो कठोर वास्तविकता है उनको देखते हुए जो गरीब वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है, वरना कोई भी उन पर हावी हो सकता है, इस तरह की बात है। संयुक्त परिवार प्रणाली के समाप्त होने के कारण, मतलब पहले क्या था, जॉइंट परिवार हुआ करते थे, अब आजकल हर कोई अलग अलग रहना पसंद करता है। तो जब जॉइंट जो परिवार हुआ करते थे वो समाप्त होने के कारण क्या हुआ है, जब बहुत सारे बुजुर्गों की देखभाल जो है उनके परिवार द्वारा नहीं की जाती, वो अलग अपने अपने बिजी रहते हैं, बेचारे बुजुर्ग जो है अलग परेशान रहते हैं, तो ये सब कंडीशन चलती रहती है। तो इसके अलावा क्या हुआ, बुढ़ापा भी एक बड़ी जो है सामाजिक चुनौती बन गया है कि भाई बुढ़ापे में कैसे इनको क्या किया जाए, पेंशन दी जाए, या उनके जो है सीनियर सिटीजन है, वैसे तो बहुत सुविधाएं चल रही हैं भाई, मेट्रो में जाओ आप, किसी बैंक में जाओ आप, आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी जहां पॉजिटिव चीजें हैं वहां निगेटिव चीजें भी हैं, ये चीजें भी आप अक्सर समाज में सुनते होंगे। तो इसीलिए राज्य सरकार और सरकारें जो है इनको और ज्यादा सुविधा प्रदान करने के चक्कर में है, तो ये सब बातें हैं। अब देखिए जो वो कानून हमने पढ़ा, क्या उस कानून के अकॉर्डिंग राज्य के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करना अनिवार्य है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि जो कानून की धारा 19 है वो क्या कहती है कि राज्य सरकारें रीति रिवाज से, मतलब चरणबद्ध रीति से, साफ स्थानों पर, बढ़िया स्थानों पर, जो सुगमता से प्राप्त हो सके स्थान, मतलब सुगमता से जाया जा सके, उन स्थानों पर जितने वो आवश्यक समझे, जितना उसे लगता है कि इतने जो है वृद्धाश्रम यहाँ होने चाहिए, जितने वह आवश्यक समझे उतने वृद्धाश्रम जो है स्थापित करेगी, उनका रखरखाव करेगी। और आरंभ में क्या होगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करेगी, ये बात जो है वो कानून कहता है। राज्य सरकारें जो है वृद्धाश्रम के प्रबंधन के लिए, वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट के लिए एक योजना भी बनाएंगी, इस तरह की बात उस कानून में कही गई है, ठीक है। अब इसका जो अवलोकन हुआ है वो अवलोकन किस प्रकार हुआ है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण जो अधिनियम है 2007 का अवलोकन। देखिए इस अधिनियम के तहत क्या हुआ है, जो वयस्क बच्चे हैं एवं उत्तराधिकारियों के लिए माता पिता को मासिक भत्ता के रूप में भरण पोषण प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्य बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, इस अधिनियम में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए मासिक भरण पोषण का दावा करने के लिए एक सस्ती और तुरंत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, कि उनका भरण पोषण करने के लिए एक सस्ती प्रक्रिया हो और तुरंत प्रक्रिया हो, इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया। इसके अलावा ये जो अधिनियम है इसके अनुसार जो है माता पिता का अर्थ जो है जैविक दत्तक या सौतेले माता पिता हो सकता है, जिन्होंने जन्म दिया है, जैविक दत्तक गोद लेने वाले या सौतेले माता पिता हो सकता है। और इस अधिनियम के तहत ऐसे बुजुर्गों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के भी प्रावधान किए गए हैं, इस तरह की बात इसमें कही गई है। आई होप ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे
वो 17+1 तंत्र के बारे में देखेंगे, क्या है ये तंत्र। ठीक है, चीन तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय 17+1 तंत्र। देखिए पूर्वी यूरोप की बात हो रही है, जो यूरोप के ना पूर्वी एरिया वाली बात हो रही है, ज्यादा डेवलप है, इसके बारे में कुछ बात चल रही है। तो देखते हैं हम क्या है ये। देखिए लिथुआनिया ने क्या हुआ है, लिथुआनी ने यूरोपीय संघ के भीतर, जो यूरोपीय यूनियन है उसके अंदर चीन समर्थक देशों के समूह के रूप में देखे जाने वाले 17+1 तंत्र से बाहर निकलने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है। ठीक है, लिथुआनिया ने अपना एक निर्णय लिया कि जो चीन और मध्य यूरोपीय पूर्वी यूरोपीय तंत्र है 17+1, 17 जो है वो, और एक ये चाइना, इससे बाहर निकलने के लिए जो इसका लिथुआनिया का ये निर्णय था, इसको उचित ठहराया। इसने कहा कि ठीक करा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लिथुआनिया ने इस बात से भी इनकार किया कि यह फैसला उसने अमेरिकी दबाव उसने जो है इस बात से भी इनकार किया है कि अमेरिका का कोई दबाव नहीं है, ये जो है उसने अपनी मर्जी से किया है। ठीक है, ये वाली बात लिथुआनिया ने कही है। अब ये 17+1 क्या है पहल, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये चीन के नेतृत्व में गठित एक प्रारूप है, ड्राफ्ट है ये। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2012 में बुडापेस्ट में की गई थी। ठीक है, बुडापेस्ट कहाँ पर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपके लिए भी बनता है इसमें कि बुडापेस्ट कहाँ पर लोकेटेड। देखिए जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके ना आप उसे सर्च कर लिया करिए गूगल पे। आप उसे तुरंत सर्च करो गूगल पे कि बुडापेस्ट कहाँ पर है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ अच्छा सर ने बताया था, हमने वहां जो है सर्च कर लिया। ठीक है, ये बात आ गई बुडापेस्ट। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि बुडापेस्ट के बारे में आया है तो बुडापेस्ट देखो, बुडापेस्ट के आसपास देखो कौन सी चीजें हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, कैपिटल है, ये सब चीजें देखो। फिर कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। और जो यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है वो करंट से ही उठाता है कि करंट में कोई सब्जेक्ट आया, कोई टॉपिक आया या कोई वर्ड आया, वहीं से क्वेश्चन उसने उठा लिया, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो एम है ना, इसका जो उद्देश्य है वो मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के विकास हेतु, क्षेत्र के डेवलपमेंट हेतु इन्वेस्टमेंट और व्यापार के लिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए जो मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय के सदस्य देशों तथा बीजिंग के मध्य सहयोग का विस्तार करना है। ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई है। अब ये जो पहल है, इस पहल से चीन का क्या लाभ होगा। चीन के अकॉर्डिंग 17+1 पहल पश्चिम यूरोपीय राज्यों की तुलना में कम विकसित यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों का सुधार करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, ये जो पहल की गई है वो कम विकसित यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों का जो सुधार करने के लिए जो है ये पहल स्टार्ट की गई है। इस मंच को जो है व्यापक तौर पर, बड़े तौर पर, विस्तृत तौर पर चीन की जो प्रमुख बेल्ट एंड रोड पहल है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके विस्तार के रूप में देखा जाता है। मैं एक टॉपिक ये भी डिस्कस करेंगे हम, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है ये। अगला टॉपिक हम इसके मतलब अभी तो नहीं, अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है ये, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जो इसका गठन हुआ है 17+1 पहल का जो गठन हुआ है, वो इस पहल में यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देश और 5 जो है बाल्कन राष्ट्र हैं। अब कौन कौन से हैं ये, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बल्गेरिया, क्रोएशिया, देखिए ये सब इसमें जो है राष्ट्र हैं। अब देखिए लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द क्राउन सक्सेस करके टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करिए। मैं लेक्चर की पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। आपने लेक्चर देखा, पीडीएफ ली और उससे जो है आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं हम अपना आज का अगला टॉपिक, आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, 4 दिनों में जो पेटीएम का स्टॉक है ना, वो ग्रे मार्केट में 11,500 से बढ़कर 21,000 हो गया, मतलब इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए आईपीओ ग्रे मार्केट जो है अभी चर्चा में आया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, पेटीएम ने इस साल के जो लास्ट में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जो इनिशियल पब्लिक ऑफर था ना, आईपीओ, उसको जारी करने की घोषणा की। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पेटीएम के जो स्टॉक थे उनमें जोरदार वृद्धि हो गई, बेहतरीन उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसलिए टॉपिक अभी चर्चा में रहा। अभी आईपीओ ग्रे मार्केट होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है।
आमतौर पर क्या होता है कि जब कंपनियां अपनी वृद्धि को, अपनी मतलब जो भी उनका चल रहा है उसको, इस वृद्धि जो मतलब उनकी ग्रो हो रही है उसको तेज करने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं, ठीक है। तो वे स्टॉक का जो होती है, जो उनके स्टॉक होते हैं उनका कुछ हिस्सा शेयर बाजार में बिक्री कर देती हैं पैसा इकट्ठा करने। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना, बॉन्ड जारी करती है, पैसा आता है, फिर जब गवर्नमेंट में पैसा मतलब उस पैसे को लगा के रोड बना ली या फिर कोई डेवलपमेंट कर लिया, उसी तरह से ये कंपनियां भी अपने शेयर जारी करती हैं, जिससे क्या होता है, लोग शेयर खरीदते हैं, पैसा आता है और जो है अपने वो वृद्धि करती हैं, कंपनियां वृद्धि को तेज कर देती हैं, या स्टॉक का कुछ हिस्सा जो होती है वो शेयर में बांट के पैसा लेकर अपने काम चालू रखती हैं। अब इस प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया होती है, इसे जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। लेकिन आईपीओ ग्रे मार्केट जो होता है वो ऐसी अनौपचारिक बाजार होता है, मतलब औपचारिक नहीं, अनौपचारिक बाजार होता है, जिसमें आईपीओ के शेयर या आवेदन शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होने से पहले खरीदे और बेचे जाते हैं। मतलब व्यापार करने के लिए उपलब्ध होने से पहले खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे पैरेलल मार्केट भी कहा जाता है, या दूसरा नाम है इसका ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। इस तरह की बात इसमें है। एक इससे रिलेटेड टॉपिक है ये, कोष्टक दर क्या होती है, कोस्टल रेट क्या होता है, ये इससे थोड़ा हम पढ़ते हैं। देखिए, ये जो कोस्टल रेट होता है ना, आईपीओ एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। इन्वेस्टर द्वारा, मतलब ये जो है इससे रिलेटेड होता है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हुए होता है। ये जो इन्वेस्टर होता है उसके द्वारा क्या होता है, जिस रेट पर लिस्टिंग होने से पहले, लिस्टिंग बनेगी, लिस्ट बनेगी ना, उस लिस्ट को बनने से पहले जो आईपीओ एप्लीकेशन खरीदे जाते हैं, इन्वेस्टर द्वारा लिस्ट बनने से पहले जो आईपीओ एप्लीकेशन खरीदे जाते हैं, उसे हम कोस्टल रेट कहते हैं, कोष्टक दर कहते हैं। जिस रेट पर जो है आईपीओ एप्लीकेशन खरीदे जाते हैं, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समझना है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर द्वारा जिस रेट पर लिस्ट हो रही है, लिस्ट होने से पहले जिस रेट पर जो आईपीओ एप्लीकेशन खरीदे जाते हैं, तो वो रेट जो होता है उस रेट को हम कोस्टल रेट कहते हैं, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर जो है ग्रे मार्केट में ट्रेड क्यों करते हैं, व्यापार क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इन्वेस्टर्स को लगता है, निवेशकों को लगता है कि कंपनी के शेयरों की कीमतों में वृद्धि होने वाली है। उन्हें लगता है कि जो कंपनी के शेयर है ना, उनकी कीमतों में जो है वृद्धि होने वाली है, उसकी कीमत जो है बढ़ने वाली है। तो इनके लिए कंपनी के सूचीबद्ध होने से पहले ही इसके शेयर खरीदने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर होता है। एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर की जानकारी लीक करके शेयरों की खरीद बिक्री करना, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर कोई इन्वेस्टर जो होता है वो आईपीओ एप्लीकेशन के लिए निर्धारित समय से चूक जाता है या अधिक शेयर खरीदना चाहता है, तो वे आईपीओ ग्रे मार्केट में संपर्क कर सकता है। इस तरह की भी सुविधा का इसमें प्रावधान है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंपनियों के लिए क्या लाभ होता है इसमें, देखिए, कंपनियों के लिए ग्रे मार्केट यह जानने का बढ़िया तरीका होता है कि उनके शेयरों की डिमांड कैसी है, मतलब कैसी डिमांड है। तो इसलिए वो ग्रे मार्केट में इसे चेक कर लेते हैं कि कैसे, मतलब कंपनी उठ रही है हमारी या गिर रही है, ऐसा कुछ जो है वो कर लेते हैं, उससे चेक कर लेते हैं। और सूचीबद्ध जो हो जाता है तो उसके बाद जो है कंपनी का प्रदर्शन जो होगा वो कैसा होगा, इसकी जानकारी उन्हें मिल जाती है, ठीक है बात। इसके बाद क्या होता है, इसके अलावा आईपीओ जो है ग्रे मार्केट का इस्तेमाल, सॉरी, इसके अलावा एक आईपीओ जो है ग्रे मार्केट का इस्तेमाल जो है सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के स्टॉक के प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। तो ये टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में देखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। और उससे पहले देखते हैं हम ये चर्चा में क्यों है। देखिए, चर्चा में इसीलिए है क्योंकि दवा और उपकरणों सहित कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। देखिए, हाल ही में न्यूज आप बहुत चल रही होगी, आप देख रहे होंगे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है 1-1 लाख रुपए में मिल रहा है, या फिर ये इंजेक्शन इतना महंगा कर दिया, जो दवाई 5,000 की थी वो 50,000 में मिल रही है। मतलब काला बाजारी, मोनोपोली बहुत ज्यादा हो रही है। लोग जो है इसका जो है बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं, दवाइयों को महंगा दे रहे हैं, और इस तरह की सब चीजें हो रही हैं इसमें। तो एक याचिका जो है दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे रिलेटेड जो इसका बैकग्राउंड है थोड़ा वो देखते हैं हम, कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है,
तथा जो बीपीएल है, मतलब निर्धनता रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो आने वाले बीपीएल है, ठीक है, हजारों नागरिक हैं, उनके अस्पतालों के बिस्तरों की जमाखोरी हो रही है, ठीक है, अस्पतालों के बिस्तरों की जमाखोरी कि भाई ये बिस्तर मेरा, ये बिस्तर जो है इतने रुपए का, जो ज्यादा पैसे देगा, मतलब इस तरह की कुछ एक्टिविटी समाज में चल रही है कोविड के दौरान। तो अब मिलावटी कोविड दवाएं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, चिकित्सा उपकरण हो गए जैसे रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, ये जो रक्षक इंजेक्शन है, इनकी बिक्री में जो मुनाफाखोरी हो रही है, मतलब बढ़िया मुनाफा कमाया जा रहा है, सड़कों पर, वाहनों में, अपने घरों में लोग मर रहे हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि इन कृत्यों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मतलब जो ये एक्टिविटी हो रही है उसे जो है गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों को जो है दंडित किया जाना चाहिए, इस तरह की बात इसमें कही गई है। थोड़ा सा हम एनएसए के बारे में देख लेते हैं। एनएसए क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये एक निवारक निरोध कानून है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए उसको भविष्य में अपराध करने से, मतलब भविष्य में अपराध ना करे उससे रोकने के लिए या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए हिरासत में रखना शामिल है। यदि किसी पर एनएसए लग गया तो समझो वो गया। कहने का मतलब है यदि किसी पर एनएसए लग गया तो उसे शक की नजरों देखा जा सकता है कि ये भविष्य में कोई मर्डर कर सकता है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिससे समाज को नुकसान पहुंच सकता है। ये इस तरह का अधिकार एनएसए के पास है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी है, उसमें ये वाली बात कही है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी कारणों के लिए, ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए और जो सार्वजनिक व्यवस्था है उससे सुरक्षा संबंधी कारणों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध लगाने की अनुमति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पब्लिक एक्टिविटी खराब ना हो इसके लिए जो है एनएसए लगाया जाता है। अब हिरासत की अवधि क्या होती है? हिरासत की जो अवधि होती है, इसके तहत जो है किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि सरकार को कुछ नए साक्ष्य प्राप्त, कोई नए प्रूफ मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो ये जो अवधि है ये आगे भी बढ़ाई जा सकती है, ये जो टाइम है ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत जो है हिरासत में जो लिया गया व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है उसे आरोपों को बताए बिना 10 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। 10 दिन तक बढ़िया रख सकते हैं हिरासत में बिना उसके आरोप बताए उसे, ठीक है। और हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के सामने अपील कर सकता है, हाई कोर्ट के सलाहकार बोर्ड के सामने, लेकिन मुकदमे के दौरान उसे वकील रखने की अनुमति नहीं होती है। ये चीज है इसमें, बहुत खतरनाक चीज है एनएसए, जिसपे लग जाता है सिस्टम बिगड़ जाता है उसका, ठीक है। तो ये बात हमने इसकी डिस्कस करी। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स के 2 टॉपिक बचे हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, थोड़ा सा पूछ लेता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी जो नियुक्ति हुई है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, देखिए सभापति नहीं, राज्यसभा के सभापति कौन हो गए? उप प्रधानमंत्री, सॉरी उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की जो एक समिति बनी है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, ठीक है। अगला टॉपिक हम सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन के बारे में देखते हैं। क्या है ये? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए, WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। WHO की अनुमति प्राप्त करने वाला यह चीन द्वारा निर्मित दूसरा टीका है। चीन द्वारा निर्मित पहला टीका कौन सा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि WHO की अनुमति प्राप्त करने वाला चीन द्वारा निर्मित यह दूसरा टीका है। पिछले महीने क्या हुआ, सिनोफार्म जो था WHO द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला चीन निर्मित टीका था। चलिए क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया आपको, ठीक है। पिछले महीने सिनोफार्म जो था WHO द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला चीन निर्मित टीका था, और ये जो दूसरा है इसका नाम क्या है? सिनोवैक, ठीक है जी।
विभिन्न देशों के लिए, विशेष रूप से उन देशों के लिए जिनके स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय मानक नियामक नहीं है। आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने से किसी वैक्सीन को शीघ्रता से लेने के लिए और वितरित करने का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं वो 2 जून और 3 जून दोनों के टॉपिक मैं कवर करे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और देखिए लेक्चर को ना, जिन्हें एक्चुअल में नीड है, देखिए बाहर से मैंने देखा यूट्यूब पे जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है कि हिंदी में बढ़िया गुड क्वालिटी का यूपीएससी करंट मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जो चाहिए। मैंने जो ये सीरीज बनाई है ये इसी यूपीएससी को टारगेट करके बनाई है कि हम यूपीएससी से लेकर एसएससी, सीजीएल ये सारे टॉपिक हम कवर कर लें। एसएससी वाले तो इसे देख लें, ठीक है, यूपीएससी वाले इसे प्रॉपर देखें, देखने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने तरीके में बनाएं और बनाने के बाद उसको पढ़ें। मैं सभी कुछ कवर करता हूं जीएस पेपर 2 के हिसाब से, 1 के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, और धीरे धीरे हम एडिटोरियल वाली सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।